नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। कोल्हान में डेंगू पसार रहा है अपना पांव। चारों ओर गंदगी से नरकीय जीवन जी रहे हैं लोग। स्वास्थ्य विभाग हुई सचेत। पश्चिम सिंहभूम का बंद गांव हाईली इफेक्टेड जोन चिन्हित। स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पाटने के लिए तत्काल राहत के तहत प्रशिक्षु शिक्षकों की गई है नियुक्ति, पर कॉलेज प्राचार्यों की लापरवाही के कारण इनकी नियुक्ति हुई गृह क्षेत्र से बाहर। झारखंड मानवाधिकार समिति की पहल पर 250 अति गरीब परिवारों को सरकार ने किया था घर देने का ऐलान, पर 1 साल बीत जाने के बाद भी फाइल पड़ी है बस्ते में बंद। मुख्यमंत्री ने लिया है पीपल्स एकेडमी को गोद। आज 83 लाख की लागत से बनने वाली लाइब्रेरी हॉल का सांसद ने किया शिलान्यास। अब खबरें विस्तार से। कोल्हान में डेंगू ने अपना पांव जमा लिया है। वैसे डेंगू के डंक ने किसी को भी नहीं छोड़ा है। हर अस्पताल, हेल्थ सेंटर में मरीजों की भीड़ बढ़ गई है। वैसे अचानक से ये स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। बरसात के मौसम में डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी बुखार तो अब यहाँ आम बात सी हो गई है। बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग की तैयारी नाकाफी थी। आनन फानन में स्वास्थ्य विभाग की ओर से एंटी लार्वा दवा का छिड़काव इन दिनों शुरू की गई है, मगर ये तो वही बात हुई ना, प्यास लगी तो कुआं खोदो। आखिर सरकारी तंत्र क्यों इतना लापरवाही बरतती है? जब तक कोई बीमारी महामारी का रूप न ले ले, क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है? वैसे डेंगू ने पूरे कोल्हान में महामारी का रूप ले लिया है। खासकर सरायकेला जिले के आदितपुर और गमरिया में हर दिन एक रोगी में डेंगू के लक्षण मिल रहे हैं। वैसे अब जाकर स्वास्थ्य विभाग जागा है और 50 सदस्यीय टीम का गठन कर जागरूकता अभियान और एंटी लार्वा दवा का छिड़काव में तेजी लाने की बात कह रही है। वैसे आदितपुर नगर निगम क्षेत्र की स्थिति देखकर आप सोचने पर विवश हो जाएंगे कि आखिर इंसान यहाँ जिंदा कैसे रहता है। आखिर नगर निगम क्यों इतना विवश हो गई है? क्षेत्र की गंदगी को साफ करना भी इनके वश की बात नहीं है। विभाग के पास संसाधन की कमी नहीं है, लेकिन फॉगिंग मशीन में जंग लग चुका है। जमशेदपुर में जिसको की व्यवस्था होने से गैर कंपनी क्षेत्रों के लोग ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। वहीं गंदगी पर अब नगर निगम के किसी भी अधिकारी के पास कोई जवाब नहीं बचा है। वैसे भी अब लाख साफ सफाई हो जाए, क्षेत्र के लोगों को तो बीमार करने में नगर निगम ने महत्वपूर्ण भूमिका बखूबी निभा दी है। वैसे डेंगू जांच किट समय पर उपलब्ध नहीं होने के कारण भी मरीजों की जांच में परेशानी हो रही है। डेंगू का प्रकोप अर्बन क्षेत्र में ज्यादा हो रहा है। जमशेदपुर के बिरसा नगर, बारीडीह, भुइयाडीह, बीएच एरिया, कदमा, सुंदरनगर, जोगसलाई आदि इलाकों में डेंगू का प्रकोप तेजी से फैल रहा है, जबकि सरायकेला, आदितपुर और गमरिया में डेंगू का प्रकोप जारी है। वैसे पश्चिम सिंहभूम चाईबासा के बंदगांव इलाके को डेंगू प्रभावित जोन के रूप में स्वास्थ्य विभाग की ओर से चिन्हित किया गया है। डेंगू की जो बीमारी है, आज की तारीख में 32 डेंगू केसेस यहाँ पर पॉजिटिव हुए हैं जमशेदपुर में, सिंहभूम जिला में, और 10 सरायकेला के हैं और 1 चाईबासा वेस्ट सिंहभूम। अपने जिला में 200 मतलब सिंहभूम ईस्ट में 214 केसेस। पूरा तीनों जिला मिला तो ज्यादातर अर्बन एरिया से केसेस है। एक केस खाली रूरल एरिया से आया है, जोगसलाई गोलमुरी ब्लॉक से पिपला जो जगह है वहां से। बाकी जो मैक्सिमम जो केसेस है, पहला केस बिरसा नगर से शुरू हुआ था, लेकिन मैक्सिमम केसेस इस बार बारीडीह और बारीडीह के क्षेत्र में ज्यादा केसेस आ रहे हैं। भुइयाडीह जो पिछले साल एक वो बना हुआ था। दूसरा है कि कदमा के एरिया में, बीएच एरिया, कदमा और इस तरह के जगह पे ज्यादा केसेस मिल रहे हैं। मानगो में कम केसेस हैं। सरायकेला जिला में मैक्सिमम जो केसेस है वो आदितपुर और गमरिया के वो एक हब बना हुआ था, उसको देखना है क्योंकि बहुत पॉपुलर है। चाईबासा में बंदगांव नाम का एक ब्लॉक है जहां पर ये केस डेंगू को पाया गया, रूरल एरिया है। पूर्वी सिंहभूम जिले के स्कूलों में शिक्षकों की कमी के मद्देनजर राज्य सरकार ने तत्काल राहत के तहत प्रशिक्षु शिक्षकों की नियुक्ति स्कूलों में की है, परंतु कॉलेजों के प्राचार्यों के लापरवाही के कारण इनकी पदस्थापना गृह क्षेत्र से बाहर कर दी गई है, जिसके विरोध में बड़ी संख्या में प्रशिक्षु शिक्षकों ने जिला शिक्षा विभाग कार्यालय में प्रदर्शन किया।
वर्तमान समय में शिक्षकों की कमी पूरे राज्य भर में है और इनकी बहाली प्रक्रिया चल रही है, परंतु तत्कालीन राहत के लिए राज्य सरकार ने अलग अलग कॉलेजों में शिक्षा की ट्रेनिंग कर रहे प्रशिक्षु शिक्षकों की बहाली स्कूलों में की है। इस प्रक्रिया में प्राचार्यों की लापरवाही के कारण इन प्रशिक्षुओं की बहाली इनके गृह क्षेत्र से बाहर कर दी गई है, जिसका विरोध इन प्रशिक्षुओं द्वारा जताया जा रहा है। ये था कि हमारे जो भी स्कूल प्रशिक्षण के लिए भेजा जाए वो हमारा एरिया वाइज हो, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ था। पेपर में जैसा हम लोग को पता चला कि कोर्ट का भेज दिया जा रहा, तो सबके लिए कन्वीनियंट है नहीं। तो आज वही मांग लेकर के आए थे कि हम लोग की सर हम लोग को एरिया वाइज मिले, तो सर ने आश्वासन दिया है। आज लेटर कॉलेज जा रहा है और फिर आगे बताया जाएगा कि सबको एरिया वाइज के अकॉर्डिंग ही ज़्यादातर चांसेस है कि मिल जाएगा। प्रिंसिपल सर से बात होने के बाद आश्वासन मिला है, प्रिंसिपल सर के पास जाएगा लेटर, फिर उनसे बात होने के बाद हम लोग को एरिया वाइज ही आश्वासन तो मिला है। अब देखते हैं कि क्या होता है। वहीं दूसरी ओर जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि इस मामले में पहले ही कॉलेजों के प्राचार्यों को निर्देश दे दी गई थी और उनकी ही गलती है, जिसके फलस्वरूप ये मामला प्रकाश में आया है। वहीं उन्होंने कहा कि इसके मद्देनजर दोबारा कॉलेजों के प्राचार्यों के साथ बैठक कर उन्हें दिशा निर्देश दे दिया जाएगा और जल्द ही इस समस्या का समाधान भी कर लिया जाएगा। कि हम माध्यमिक विद्यालयों में, सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए तत्कालिक व्यवस्था के तहत सभी बीएड कॉलेज के प्रशिक्षुओं को टैग किया गया था। ये सरकार की नीति के तहत था। जब तक हमारे मौलिक शिक्षक नियुक्त नहीं हो जाते हैं, तब तक इनके वैकल्पिक व्यवस्था के तहत इन्हें विद्यालय से जोड़ा जाए और ये विद्यालय में पठन पाठन करेंगे ताकि बच्चों को सब विषयों का कवरेज हो। इसी के तहत सभी बीएड कॉलेज, जो हमारे जिले में 10 बीएड कॉलेज हैं, 10 के प्रिंसिपल और उनके कोऑर्डिनेटर को बुला करके लगातार 3 दिन बैठक की गई थी और उनकी अधीक्षा के अनुसार उनको टैगिंग किया गया था स्कूलों के साथ। कुछ प्रशिक्षुओं को कठिनाई है कि उन्हें दूर हो गया स्कूल जिनका टैगिंग किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रिंसिपल के द्वारा ग्रास रूट लेवल पर एक्सरसाइज नहीं किया गया। कुछ 2 बीएड कॉलेज, एक कोऑपरेटिव कॉलेज, एक वर्कर्स कॉलेज का, जिसके कारण हुआ क्या है कि कुछ प्रशिक्षुओं को काफ़ी दूर टैगिंग हो गई है। इसके लिए प्रिंसिपल को निर्देश दिया गया वो इसको पुनः शुद्ध कर लें और जो प्रशिक्षु जिस इलाके के हैं उसी इलाके के स्कूल से टैग किया जाए ताकि सुगमता पूर्वक वो अपने विद्यालय में पहुंच सकें और विद्यालय में जो कमी है उसको बहुत हद तक दूर किया जा सके। जमशेदपुर शहर में 250 परिवार सरकारी उपेक्षा का शिकार हैं। 1 साल पहले झारखंड मानवाधिकार सम्मेलन ने पहल शुरू की और उस पहल पर राज्य सरकार ने उपायुक्त को इन्हें घर मुहैया कराने का आदेश दिया था। वहीं 1 साल बीत जाने के बावजूद भी आदेश की कॉपी उपायुक्त कार्यालय में भी पड़ी है, लेकिन अब 250 परिवार के लिए प्रशासन ने अब तक कोई पहल शुरू ही नहीं की है। ये सभी परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को विवश हैं। पिछले 3 दिनों से जमशेदपुर में झमाझम बारिश हो रही है और इस बारिश में पूरा परिवार भीग रहे हैं। छोटे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं तो खाने के लाले पड़ रहे हैं। ये सभी भीख मांग कर जीवन यापन करने वाले हैं। इस 250 परिवार को आखिर कौन देखेगा, ये एक बड़ा सवाल है, कारण कि सरकार ने आदेश दिया और उपायुक्त ने अब तक उस आदेश का पालन ही नहीं किया। उधर बरसात हो या तपती धूप, ये पूरा परिवार ऐसे ही खुले आसमान के नीचे अपना जीवन काटने को मजबूर है। जबकि मानव अधिकार सम्मेलन ने लड़ाई लड़ी और 1 साल पहले सरकार ने 250 परिवारों को मकान बनाने और इन्हें बसाने का आदेश भी दे दिया। उधर जमशेदपुर में डेंगू ने अपना पांव पसार लिया है। मलेरिया और डायरिया भी पीछे नहीं है। वैसे ये सभी 250 परिवार सरकार की न्याय और प्रशासन की व्यवस्था का इंतजार कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस बारिश में भीग रहे इन परिवारों पर जिला प्रशासन मेहरबानी दिखाएगी या ऐसे ही इनका जीवन कटेगा। आपको बता दें कि बारिश में ये लोग प्लास्टिक के सहारे अपना जीवन काट रहे हैं और छत की जगह प्लास्टिक ही इनका आशियाना बन गया है। देखिए, मामला है, ये नया मामला नहीं है, ये 50 साल 100 साल पुराना मामला है। ये लोग का पुष्प द पुष्प रोड पे ही अपना जिंदगी बिता दिया। इसको लेकर हम लोग 2016 में उपायुक्त महोदय के पास धरना दिए थे। धरना में एडीसी के साथ हम लोग के साथ बदसलूकी किया गया, जिसका शिकायत हमने मानवाधिकार आयोग, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट सभी जगह किया। सभी जगह के आदेश के आने के बाद जिला उपायुक्त को ह्यूमन राइट्स कमीशन द्वारा नोटिस दिया गया कि ये लोग का जो समस्या है उसका समाधान कीजिए। समाधान का समस्या क्या होगा? इसको ना आज तक रहने के लिए घर मिला, ना ही आधार कार्ड मिला है, ना ही राशन कार्ड मिला है। जो बंगला में रहते हैं उनका देखिए लाल कार्ड बना हुआ है,
उसके पास आधार कार्ड है, सब है, लेकिन जो बंगला में रहता है उसके लिए सब है, लेकिन जो गरीब है, जो रोड में रहता है, उसके लिए सरकार के पास कुछ नहीं है। आज पूरे जमशेदपुर अतिक्रमण पे बसा हुआ है, सब अतिक्रमण करके बड़का बिल्डिंग बना लिया, लेकिन ये लोग के पास अभी सीओ के पास कोई समय नहीं है, जिला प्रशासन के पास कोई समय नहीं है कि ये लोग का जगह खोज के कहीं एक जगह बसाए। ताकि जमशेदपुर के भारद्वारी स्थित पीपल्स एकेडमी स्कूल के नए भवन का उद्घाटन जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने किया। साथ ही साथ इस दौरान स्कूल की लाइब्रेरी भवन का भी शिलान्यास उन्होंने किया। राज्य के मुख्यमंत्री ने इस स्कूल को गोद लिया है और स्कूल के नए भवनों का निर्माण कार्य जोर से चल रहा है। शनिवार को स्कूल के बहुउद्देशीय हॉल का उद्घाटन जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने किया। साथ ही साथ इस मौके पर उन्होंने 83 लाख के खर्च से बनने वाले लाइब्रेरी भवन का भी शिलान्यास किया। इस उद्घाटन कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में जमशेदपुर पूर्वी के विधायक प्रतिनिधि पवन अग्रवाल तथा भाजपा जमशेदपुर जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार उपस्थित थे। सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री महोदय शिक्षा के क्षेत्र में विकास करने हेतु हर तरह की कोशिश कर रहे हैं। वहीं उन्होंने स्कूल के छात्रों से भी अनुरोध किया है कि वो मन लगाकर पढ़ाई करें ताकि वो झारखंड का नाम रोशन कर सके। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारा निकटवर्ती प्रखंड जो पटौदा, इस क्षेत्र के काफी छात्र छात्राएं एजुकेशन शहर का भी क्षेत्र लेते हैं, छात्र लेते हैं। तो आज एजुकेशन को देने को यह स्कूल के सभी शिक्षक शिक्षिका जिस रुचि और मन से शिक्षा देते हैं, आगे चलकर बच्चा बेहतर भविष्य निर्माण तत्पर रहते हैं और आगे भी जाते हैं। और मैं यही कहना चाहता हूं कि अभी एक और शिलान्यास भी है, इसलिए इस स्कूल को माननीय मुख्यमंत्री जी मोटा मोटी सोच लो, इसको गोद में उन्होंने ले लिया, इसका सर्वांगीण विकास है। और इसी के चलते बारी से विकास की जो रहा, इस तरह लगन के साथ माननीय मुख्यमंत्री स्कूल का विकास में लगे और शिक्षक भी उसी तरह जिस तरह पहले से काम करते आ रहे हैं, इनका भी गुणवत्ता की आधार पर एजुकेशन हो, बेहतर एजुकेशन हो और छात्रों की भविष्य निर्माण में एक बेहतर रास्ता बने। जमशेदपुर के जिला मुख्यालय में शनिवार को सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने जिले के उपायुक्त से मुलाकात की। साथ ही साथ देश के वित्त मंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपा, जिसमें खाने पीने के सामानों पर जीएसटी लगाने का विरोध जताया गया। इस दौरान कमेटी के अध्यक्ष ने बताया कि खाने पीने के सामानों में जीएसटी लगाए जाने से गुरुद्वारा, मंदिर तथा मस्जिदों में चल रहे लंगर पर भारी असर पड़ रहा है। इन्होंने कहा कि देश भर में बड़ी संख्या में गुरुद्वारों में लंगर का आयोजन रोजाना किया जाता है। साथ ही साथ मस्जिदों में तथा मंदिरों में भी भोग प्रसाद का निःशुल्क वितरण किया जाता है। इसमें जो भी खाने की वस्तुएं इस्तेमाल होती है सभी पर जीएसटी लगा दी गई है और इससे लंगर आदि कमेटियों पर अलग से बोझ पड़ रही है। इन्होंने देश के वित्त मंत्री के समक्ष मांग उठाई कि इस मामले पर गौर करे और इन सभी चीजों से जीएसटी को वापस लिया जाए ताकि इस तरह के लंगर आदि का आयोजन लगातार जारी रखा जा सके। आज सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जमशेदपुर गुलाम के सिखों की सर्वोच्च संस्था की तरफ से डीसी साहब के माध्यम से भारत सरकार के माननीय मुख्यमंत्री अरुण जेटली जी से मांग करने आए हैं कि सिखों के धार्मिक स्थान पांचों तख्त और सिखों के ऐतिहासिक गुरुद्वारे, इसके अलावा हिंदुओं की और मुस्लिम समुदाय के जहाँ जहाँ भी चैरिटी का काम हो रहा है, लंगर का वितरण, प्रसाद और इसके ऊपर जो जीएसटी लगाया गया है, इनमें जो उपयोग में आने वाली वस्तु हैं, बेसन है, घी, आटा, चावल, दाल, इन सबको जीएसटी से मुक्त किया जाए, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट सबको लंगर वहाँ सिखाया जाता है। और ऐसा करने से सिर्फ अमृतसर गोल्डन टेम्पल में एक साल में 10 करोड़ का अतिरिक्त बोझ कमेटी के ऊपर पड़ रहा है। और इसी तरह और भी जितने भी धार्मिक संस्थान हैं सभी के ऊपर करोड़ों रुपए का सालाना खर्च बढ़ जाएगा। और हमारी मांग है वित्त मंत्री से उपयोग में आने वाली जितनी भी सामग्री है उन सभी को जीएसटी से मुक्त किया जाए। झारखंड मुक्ति मोर्चा पूर्वी सिंहभूम जिला समिति के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत भूमि वापसी वाद में न्यायालय ने स्पष्ट आदेश के बावजूद आदिवासी रैयतों को दखल दिलाने में बरती जा रही शिथिलता के खिलाफ आगामी दिनों में आंदोलन चलाया जाएगा। एक बैठक के दौरान झामुमो के प्रतिनिधियों ने ये जानकारी दी।
इस बैठक की अध्यक्षता झामुमो जिला अध्यक्ष ने की। इस दौरान इन्होंने कहा कि आज लगभग 1 दशक से ऊपर हो चुका है और आदिवासियों को उनकी जमीन वापसी के मुद्दे पर न्यायालय ने भी अपना फैसला सुना चुकी है, परंतु उन्हें उनकी जमीन वापस नहीं दी जा रही है। इन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में शिथिलता बरती जा रही है, जिसके खिलाफ झामुमो आगामी दिनों में आंदोलन करेगी तथा आदिवासियों को उनकी जमीन वापस दिलवा कर ही रहेगी। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत यहाँ के आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता, लेकिन आज यहाँ धड़ल्ले से आदिवासियों को जमीन गैर आदिवासी कब्जा कर रखा है, जिसका कानून है, नियम है, उसका एक कोर्ट है। कई आदिवासियों ने कोर्ट में मामला दायर कर डिग्री प्राप्त कर रखा है, लेकिन अभी तक उसको दखलदारी नहीं मिला। दुख की बात है। जन प्रदर्शन माध्यम जन प्रदर्शन कर आदिवासी परंपराओं के साथ तीर धनुष नंगी तलवार ढोल नगाड़े के साथ जिला में प्रदर्शन करेंगे और सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए आदिवासी न्यायालय में डिग्री प्राप्त जमीन को दखल दिलाने का काम करेंगे। लोकतंत्र बचाओ कमेटी के तत्वावधान में जमशेदपुर में एक बैठक आयोजन किया गया, जिसमें वर्तमान राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान सभी ने वर्तमान समय में राजनीति तथा उसके परिणाम पर चर्चा की। वक्ताओं के अनुसार वर्तमान समय में पूरे देश में केवल निजी स्वार्थ साधने के लिए राजनीति की जा रही है और देश में तनाव का माहौल बढ़ रहा है। लोकतंत्र बचाओ कमेटी हमेशा से इसके खिलाफ है। देश के विकास के लिए देश के प्रत्येक नागरिकों तथा सरकारी सुविधा तथा उनके मौलिक अधिकारों को पहुंचाने की जरूरत है और इसके लिए कमेटी लगातार प्रयास करती आ रही है। बैठक के दौरान इन्होंने सभी से इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। ये बैठक लोकतंत्र बचाओ कमेटी की ओर से चल रही है, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी और सामाजिक कार्यकर्ता के लोग उपस्थित हैं। ये बैठक रखने की जरूरत इसलिए पड़ी कि लोकतंत्र बचाओ कमेटी भाजपा के सरकार में आने के बाद और रोहित वेमुला, कन्हैया इस तरह के प्रकरण के बाद जो तमाम जनतांत्रिक संस्थाओं पर हमला करने लगी और जनतांत्रिक मूल्यों पर, जनतांत्रिक अधिकारों पर हमला करने लगी, इसलिए लोकतंत्र बचाने की कमेटी बनाई गई है। और ये कमेटी जो अभी गौरक्षा के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर विभिन्न तरीके से देश के अंदर घृणा का माहौल जो बनाया जा रहा है, लोग पूरा अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसके खिलाफ ये लोकतंत्र बचाओ कमेटी भविष्य में तमाम जनतंत्र प्रेमी और शांति प्रेमी लोगों को लेकर संघर्ष करेगी। जमशेदपुर युवा विश्वकर्मा समाज के द्वारा अपने सामाजिक सेवा के निर्वहन हेतु एक रक्तदान शिविर का आयोजन शनिवार को समाज के भवन में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के सदस्यों ने अपना योगदान दिया। लगातार 3 वर्षों से युवा विश्वकर्मा समाज के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। इस बार इस रक्तदान शिविर का लक्ष्य 200 यूनिट रखा गया है। समाज हित के इस उत्कृष्ट कार्य में सभी सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उद्देश्य यह है कि जमशेदपुर विश्वकर्मा समाज के द्वारा आज भारतवारी विश्वकर्मा भवन में रक्तदान महादान के कार्यक्रम चल रहा है और इस कार्यक्रम में हमें सभी समुदाय के लोगों का योगदान मिल रहा है। अभी कुछ 1-2 महीने पहले खबर आई थी कि ब्लड बैंक में भी कुछ कमी है। हर साल तो करती है और इस साल भी हमारी युवा जमशेदपुर विश्वकर्मा समाज महारक्तदान कर रही है और हर साल करती है और हर साल करेगी, ताकि अपने लोगों को हम रक्त जो कमी है या किसी को गरीब लोगों को कमी पड़ती है हम उसको दे पाए, समाज के लोगों को इसका भला कर पाए, चाहे समुदाय के किसी भी लोगों का हो। और इससे सारे एनजीओ, सारे सामाजिक संस्थाएं का हमें योगदान भी मिल रहा है। कितने बार करते हुए ये हमारा तीसरा बार है। लक्ष्य क्या लक्ष्य है हमारा 200 प्लस रहता है। बारिश का मौसम से है, लेकिन फिर भी हम अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार एक कार्यक्रम में भाग लेने शनिवार को शहर पहुंचे। परिसदन में उन्होंने जिले के उपायुक्त के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की। आपको बता दें, शहर में एक शिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने वे शहर पहुंचे हैं।
परिसदन में जिले के एसपी, डीसी तथा अन्य प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ उन्होंने कई मुद्दों पर बातें की। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें।